हेलो नीट एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्वेस्टपिक्स नीट चैनल, जहां हम नीट क्रैक करने से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। बेटा, आप सभी ने एक लाइन सुनी होगी कि नीट बायोलॉजी में ओवर 95% पेपर या क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछती हूँ कि अगर ऐसा है, अगर ये सच है, तो 90% स्टूडेंट्स के जो है 360 में से 300 प्लस मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्यों? क्योंकि आप सभी जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसे डीकोड नहीं कर रहे हैं। आप सभी हाइलाइटर बने हुए हैं, एग्जामिनर नहीं। तो भाई मैं सीधी बात करूंगी, अगर आपको ये लगता है कि एनसीईआरटी को 10-15 बार एक स्टोरी बुक की तरह रंगीन करके उसकी रंगोली बना के और आप रैंक ले आओगे, तो आप अभी ये वीडियो बंद कर सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो एनसीईआरटी को डीकोड करके पढ़ना चाहते हैं, एक ब्लूप्रिंट की तरह पढ़ना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते टाइम पे आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करना है। तो सबसे पहली बात, द रीडिंग ऑर्डर डिजास्टर जो आप लोग करते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आप उठते हैं और एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके एक डेंस पैराग्राफ में खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, जबकि जो रैंकर्स होते हैं वो इसका जस्ट उल्टा करते हैं। सो यू आर रीडिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर। आपका जो ऑर्डर है एनसीईआरटी को रीड करने का वो बहुत गलत है। ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। पहली बात, और पहला स्टेप आता है इसका द 5 मिनट स्कैन। देखिए, जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ने लगेंगे तो लेक्चर से पहले जो भी टॉपिक आपके नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, उस टॉपिक को आप एक बार एनसीईआरटी से स्कैन करेंगे। अब स्कैन करने का मतलब यहाँ पर क्या है? तो स्कैन करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट्स की तरह जो है स्कैन कर रहे हैं आंखों से, नहीं। इसका मतलब है आपको कुछ पॉइंट्स जो वहाँ पर देखने हैं, दैट इज नोन एज स्कैनिंग। अब उसमें जो पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से हैं? तो पॉइंट्स मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, जैसे हेडिंग्स, टॉपिक में जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको आपको स्कैन करना है। दूसरा आता है बोल्ड वर्ड्स। देखो आपकी एनसीईआरटी में बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपको देखने हैं। और तीसरा आता है डायग्राम्स। डायग्राम्स या फिर हम बोल सकते हैं टेबल्स। अगर टेबल्स हैं तो टेबल्स और डायग्राम्स है तो डायग्राम्स। इनको देखिए बिफोर योर लेक्चर। उस टॉपिक का लेक्चर आने से पहले आप ये चीजें एनसीईआरटी में देखेंगे एंड दिस इज नोन एज एनसीईआरटी स्कैन। और इसी स्टेप को हम एनसीईआरटी स्कैन बोल रहे हैं। तो जब आप क्लास में जाएंगे और टीचर कोई भी टर्मिनोलॉजी बोल रहा है, फॉर एग्जांपल रेड एल्गी बोल रहा है, क्लोरोफाइशी बोल रहा है, तो आप वहां पर उस टाइम पे ड्यू टू स्कैनिंग आप वहां ब्लैंक नहीं होंगे। आपको पता है कि रेड एल्गी हाँ दिया हुआ है, क्योंकि आपने बोल्ड जो बोल सकते हैं वर्ड्स थे वो आपने पढ़े हैं लेक्चर में आने से पहले, लेक्चर अटेंड करने से पहले। सेकेंड स्टेप आता है क्लास नोट्स। नाउ देखो, जो आपके टीचर्स के जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं उनको सिंपल फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस का, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये एक टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का, जूलॉजी का, और इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो व्हाई टू रीड दिस कंप्लीट डेंस पैराग्राफ? तो आप कंप्लीट डेंस पैराग्राफ की जगह जो है आपने एक बार पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसके बाद में आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाए। सो रिवाइज दीज नोट्स जस्ट आफ्टर द क्लास। मैंडेटरीली मतलब है ज़रूरी, ज़रूर से आप जो है इस फ्लो चार्ट के थ्रू क्लास में जो पढ़ाया है, जो समझाया है, उसको रिवाइज करेंगे। और थर्ड स्टेप आता है फिर हमारा द रियल रीडिंग। देखो, रियल रीडिंग मतलब ये है कि जब आपने नोट से अपना टॉपिक समझ लिया है और उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। भाई आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया, आपने पहले स्कैनिंग करी एनसीईआरटी की, उसके बाद में आप लेक्चर अटेंड करने गए, लेक्चर में आपके टीचर ने जो है पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ गया, आपने नोट्स लिख लिए हैं, उसके बाद में अब आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। तो एनसीईआरटी में जो अब लाइन्स दी हुई हैं वो आपको ईजीली समझ में आ जाएगी और आपको फेमिलियर लगेगी। हर लाइन जो है वो आपको लगेगी कि देखी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा उस टॉपिक का जो नोट्स वगैरह जो हैं वो लिखे हुए हैं अच्छे से, वो लेक्चर समझा हुआ है, आपने स्कैनिंग की हुई है। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड फोटोजेनिक मेमोरी। और इस तरीके से अब क्या है, अब जब आप इस रियल रीडिंग वाली स्टेप में चल रहे हैं तो आपके दिमाग में वो टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर है और इस तरीके से इस लास्ट स्टेप में आकर
आपके दिमाग में एक फोटोजेनिक मेमोरी जो है वो क्रिएट होगी एनसीईआरटी की, जो कि बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग नीट एग्जाम, क्योंकि नीट एग्जाम के टाइम पे हर क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपके सामने आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में एनसीईआरटी पूरी ओपन हो जानी चाहिए कि हाँ ये लाइन जो है ये इस पेज से दी गई है, और इसी को बोला जाएगा फोटोजेनिक मेमोरी। अब आती है असली जंग। देखिए, अब आपकी जो भी रीडिंग होगी सेकंड, थर्ड और हर अगली रीडिंग जो है वो टॉप रैंक लाने के लिए है। अब आप एक स्टूडेंट की तरह नहीं, आप अब एक एनटीए के पेपर सेटर की तरह सोचेंगे कि जब भी आप एक लाइन पढ़ेंगे उस लाइन के बाद आपको रुकना है और सोचना है इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा, एंड दिस इज द रियल थिंग। यही आपका रियल जो है रैंकिंग बूस्टर होगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। अब उनमें सबसे पहला आता है कि भाई यहाँ पर सबसे पहला काम जो है वो है कि एवरी सिंगल लाइन आपको पढ़नी है, उसके बाद में रुकना है और सोचना है कि इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात है, तो आप जो है एक एग्जामिनर की तरह सोच रहे हैं, एक पेपर सेटर की तरह सोच रहे हैं, वहां पर एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोच रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है। सबसे पहला जो हमें यहाँ पर मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, दैट इज द समरी ट्रैप। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमें धीरे 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 पता लग रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आगे चैप्टर में कुछ चीज़ें जो हैं दी हुई हैं वो पीछे समरी में नहीं दी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको आगे थ्योरी में नहीं मिलेगी चैप्टर की, लेकिन वो पीछे समरी में गिवन है। अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पर आपको पार्चुरेशन से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में अगर आप समरी में कभी जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द समरी ट्रैप। तो प्लीज यहाँ पर समरी जो है किसी भी चैप्टर की हमें छोड़नी नहीं है, समरी को पूरा अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है। बेटा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी की सिर्फ चैप्टर्स की थ्योरी से क्वेश्चन पेपर बन रहा है। एनसीईआरटी का हर एक शब्द, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब सिली मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। देखो, आप जो है क्या करते हो, रीड किया, अब रीड किया, एक स्टेटमेंट दे रखा है, हेल्दी एडल्ट मैन हैज 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज। बस अब आपने क्या याद कर लिया, यहां पर नंबर याद कर लिया, 5 to 5.5 मिलियन, दैट्स ऑल। इसकी यूनिट कहां है? एग्जामिनर ने क्या पूछा? एग्जामिनर ने ये नंबर नहीं पूछा, एग्जामिनर ने पूछा यूनिट। क्या ये यूनिट सही है? पर सेंटीमीटर क्यूब। ओ मैम, हम लोग तो पढ़ना ही भूल गए यूनिट, हमने तो सिर्फ नंबर याद कर लिया कि आरबीसी का काउंट कितना है। बेटा, नंबर वहां पर जो यूनिट जो वहां पर दे रखी थी दैट वाज पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, और ऑप्शन में आया पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट पे तो ध्यान ही नहीं दिया था, आपने ध्यान दिया था सिर्फ नंबर पे। एंड दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक। ये बहुत बड़ी, ये बोल सकते हैं कि मतलब बेवकूफ़ी होगी हमारी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सिली से ट्रैप में फंस गए। दूसरी बात आती है यहाँ पर बिकॉज, हेंस, बट, इफ, मोस्टली, ऑल, एक्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं एनसीईआरटी में। देखो, ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में होते हैं उन सभी में एक्सेप्शंस हैं, तो कभी भी देखना आप कि मोस्टली आपको स्टेटमेंट्स में ऑल या फिर हम बोल सकते हैं ऑलवेज, ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे। वहां मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग सभी में, तो लगभग सभी में है बट सभी में नहीं है वो। ऑलमोस्ट और ऑलवेज दोनों में डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट का मतलब है वहां कुछ एक्सेप्शंस हैं, और इसी बात का फायदा जो है हमारा एग्जामिनर उठा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स हमें जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो कभी भी इग्नोर या अवॉइड नहीं करने हैं। थर्ड आता है यहाँ पर बियॉन्ड द टेक्स्ट ट्रैप। इसका मतलब है कि भाई टेक्स्ट, आप चैप्टर रीडिंग किए जा रहे हैं, 10 से 15 बार चैप्टर रीड कर लिया, फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो या तो हो नहीं रहे हैं या गलत आप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन बन रहा है डायग्राम या टेबल से। भाई एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की थ्योरी थोड़ी ना है, समरी भी है और डायग्राम्स भी हैं और टेबल्स भी हैं। तो अगर हम बात करें डायग्राम्स और टेबल्स की, तो आज के टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं 2020
ये मान के चलिए 4 का पेपर देख लीजिए आप, 2025 का पेपर देख लीजिए, तो उसमें देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम्स और टेबल से कितने क्वेश्चंस बने हैं। तो डायग्राम्स और टेबल्स को हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके बहुत सारे डायग्राम्स हैं, जहां डायग्रामेटिकली आपको शायद कम इंफॉर्मेशन मिल रही है, थ्योरेटिकली ज़्यादा मिल रही है। लेकिन इसका उल्टा भी है कि थ्योरेटिकली कम इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन डायग्रामेटिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी दे रही है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी में एक डायग्राम दिया हुआ है PBr 322 प्लाज्मिड का, ठीक है, जिसे हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम को जूम करके देखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, खासकर इसकी जो लेबलिंग है नीचे फिगर के यहाँ पर जो लेबलिंग दी हुई है, उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस वेक्टर, इस प्लाज्मिड के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं दी हुई है। और यहीं हम क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि हमने डायग्राम को रीड ही नहीं किया। प्लांट किंगडम के ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं जहां बहुत कुछ बताया जा रहा है, टेरिडोफाइट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ब्रायोफाइट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन हम डायग्राम्स को देखते ही नहीं है, और देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कि ये कौन से प्लांट का डायग्राम है, ये एल्गी है, ब्रायोफाइट है, बस हमने नाम देख लिया नीचे फिगर का, बाकी हम उनकी लेबलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सो फर्स्ट वॉज समरी, सेकेंड वॉज कि ऐसे जो वर्ड्स हैं, हेंस हो गया, ऑलवेज, ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट, इफ, बट, ये सारे वर्ड्स, एंड थर्ड इज जो बियॉन्ड द टेक्स्ट हमारा ट्रैप है, जिसमें डायग्राम्स और टेबल्स आ जाते हैं। यही हाल हमारे टेबल्स का भी है भाई, डायग्राम्स के साथ साथ हम लोग टेबल्स को भी तो अवॉइड कर देते हैं, तो उनको भी बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें ये टेबल दी हुई है जहाँ पर पार्शियल प्रेशर्स दी हुए हैं। तो यहाँ पर ये टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे, इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस टेबल को, इस छोटी सी टेबल को अवॉइड किया तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 4 मार्क्स बेटा, 4 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, यहाँ तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें कोई भी डायग्राम, कोई भी टेबल जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ना है। तो लेकिन चैप्टर जो है वो अभी ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा सोचेंगे कि भाई हमने समरी पढ़ ली, हमने चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, हमने डायग्राम्स भी कवर कर लिए, हमने जो टेबल्स है वो भी कवर कर ली, तो हमारा अब एनसीईआरटी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है। देखो, समरी हो गई, समरी पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी हाल में। बहुत सारे चैप्टर जब आप समरी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने सालों से हम क्या कर रहे थे। एक्चुअल में बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी लाइंस ऐसी आपको मिलेंगी जो चैप्टर की थ्योरी में नहीं थी, या वहाँ से कुछ अलग हटके आपको वहाँ मिल जाएगा समरी में। सो फर्स्ट थिंग इज समरी। उसके बाद में पीछे की एक्सरसाइजेस पे जाइए। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये ज़रूर बोलती हूँ कि इसको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं दिया गया है। उन एक्सरसाइजेस में आप क्वेश्चंस देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये टॉपिक जो है हमने थ्योरी में पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये कहाँ से क्वेश्चन दिया है। बेटा, एनसीईआरटी एक बार कंप्लीटली पढ़ के देखो, उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है या नहीं है? और अगर है तो उसमें हर एक वर्ड जो दिया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी ने एक वर्ड देकर छोड़ दिया, लेकिन डिटेल हमें निकालनी है, और इसी को बोलते हैं हम डीकोडिंग द एनसीईआरटी। तो बेटा, बैक एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए नहीं है, वो नीट स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो सब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये नहीं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एक बार। आप भले ही उसे सब्जेक्टिव आंसर लिखकर एक अलग से नोटबुक बनाकर सॉल्व करके रखें, तो 12th बोर्ड के लिए, तो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये और ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आंसर नहीं लिख सकते, तो एटलीस्ट एक बार उस एक्सरसाइज को देखें ज़रूर। अब बात करते हैं कि भाई पीछे की एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मैम। तो 2023 और 24 का जो क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था कि देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आगे आ रहे हैं, ये तो आगे के पार्ट से आया। बेटा, अगर आगे के पार्ट को अगर आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था होता है पैराग्राफ, अगर उसको भी स्किप कर दिया था और अगर आप पीछे की एक्सरसाइज भी देख लेते, तब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। आइडेंटिकल ट्विंस वाला जो लॉजिक है वो भी यहीं से आया था, इसी बैक एक्सरसाइज का पार्ट है, ठीक है। तो बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट आता है साइंटिस्ट की बायोग्राफीज, जो आपको हर यूनिट के स्टार्टिंग में दे रखी है। वो डेकोरेशन के लिए थोड़ी ना है कि एनसीईआरटी को हमें जो है पेजेस में बढ़ाना है। भाई, इसके पेज जो है बहुत कम हो रहे थे, बहुत पतली सी एनसीईआरटी हो रही थी, तो हमें थोड़ी सी मोटी एनसीईआरटी बनानी है, और इसीलिए हमने हर यूनिट के आगे स्टार्टिंग में
एक साइंटिस्ट की जो है थोड़ी सी डिस्कवरीज के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बायोग्राफीज दे रखी है। नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर डेकोरेशन। पढ़ना है भाई, पढ़ना है। जो हमारे एर्नस्ट मेयर हैं उनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, तो ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और इसके लिए आपको आंसर कहाँ मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा उन साइंटिस्ट की बायोग्राफीज में। तो बेटा ये 3 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी जो है अवॉइड नहीं करनी है। पहला है समरी, दूसरा है आपकी बैक एक्सरसाइज, तीसरा है साइंटिस्ट की बायोग्राफीज, और फोर्थ वन यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि जितने भी डायग्राम्स और टेबल्स हैं उनकी परफेक्ट लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। उन डायग्राम से क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, उनमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है अदर देन थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए अब देख लेते हैं आपको कौन कौन सी और ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। पहला है द क्लीन बुक पॉलिसी। भाई अपनी जो एनसीईआरटी है उसको रंगोली बनाना छोड़ दीजिए। आप लोग उसको हाईलाइट किए जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स की ऐसी एनसीईआरटी है तो फ्रेंड्स को देखकर हमने जो है हाईलाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, पूरा बेचारी एनसीईआरटी रंगीन हो गई है, पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी एनसीईआरटी, भाई हमारी मैम ने जो है डायग्राम, टेबल, समरी और आगे बायोग्राफी सभी तो बता दिया इंपॉर्टेंट है, तो फिर प्लीज स्टॉप हाईलाइटिंग। आप हाईलाइटिंग करना बंद कर दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। तो नो नीड ऑफ एनी हाईलाइटिंग। आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें फिर हाईलाइटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे एक क्लीन बुक से क्या होगा, आपकी फोटोजेनिक मेमोरी जो है वो बिल्डअप होगी, जो कि बहुत काम आएगी आपके ड्यूरिंग नीट एग्जाम। उस नीट के एग्जाम के टाइम पे जो 3 आवर्स हमें मिलते हैं, उस टाइम पे जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपकी एनसीईआरटी आपके दिमाग में ओपन होनी चाहिए। एंड दिस इज फोटोजेनिक मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लाइन में ये स्टेटमेंट या हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है द रेसिप्रोकल रिवीजन मेथड। इसका मतलब यह है कि जब आपने 5 से 7 बार रीडिंग कर ली है पूरी एनसीईआरटी की, तो उसके बाद में रुक जाइए और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक अपना ओपन करिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। फिर जो क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए आपको पूरी एनसीईआरटी दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस लाइन पे फोकस करिए जहां से वो क्वेश्चन आया है और जो आपका गलत हुआ है। ठीक है, दिस इज द रेसिप्रोकल रिवीजन मेथड। एंड द थर्ड वन इज, और थर्ड रूल इज द न्यू एडिशन रूल। देखो हर साल जो है एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहते हैं, कुछ डाटा जो है वो अपडेट होता रहता है, फैक्ट्स अपडेट होते रहते हैं। तो प्लीज नया एडिशन बिल्कुल से पढ़ें। आपको पुराना, आप 2010 का जो एनसीईआरटी आपके पास रखी हुई है, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग यू, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डिटेल में ज़्यादा दिया हुआ था, दैट इज़ ओके। आप किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, बट प्लीज़ नया एडिशन ही अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्ट्स और डाटास हो सकता है अपडेटेड हो, चेंज हो। सो ये 3 रूल हैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो ये था भाई एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आपको हाइलाइटर नहीं, डीकोडर बनना है। और मुझे कमेंट्स में अभी बताएं कि आप इन हिडन पॉइंट्स में से कौन सा गुनाह कर रहे थे, समरी छोड़ रहे थे या डायग्राम लेबलिंग को इग्नोर कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।